वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन वेक्टर सीरीज 2। लास्ट जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स या कंडीशंस और वेक्टर क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ यूनिट वेक्टर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट यूज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सेकेंड यूज क्या है? यूज ऑफ यूनिट वेक्टर to represent a position vector of a point or to represent a position of a point। सपोज करो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये कोई पॉइंट P है, इसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, z कोऑर्डिनेट z है। एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे हो और हेड इस पॉइंट P पे हो, इस वेक्टर का नाम मैंने OP दे दिया। और इस OP वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब ये ऑरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, तो एक ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन x y z कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP को लिख सकते हैं x माइनस 0 इंटू आई प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे प्लस z माइनस 0 इंटू के। मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सिंपल, ये वेक्टर ओपी हो गया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। बच्चों, ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा वो इससे पहले जो यूज था वेक्टर का ना, कि किसी वेक्टर का टेल दिया हो और हेड दिया हो और उसके कोऑर्डिनेट दिया हो और उस वेक्टर को कैसे लिखा जाए, वही यूज किया है। अब इसका फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं। अगर कोई पॉइंट पी है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लो 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, जेड कोऑर्डिनेट 5 है, तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा? 3i प्लस 4j प्लस 5k। इसको स्पेस में दिखाएंगे कैसे? ये देखिए, कोई भी वेक्टर है, मान लो पोजीशन वेक्टर है, वो 3i प्लस 4j प्लस 5k है। अगर ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसका टेल ओरिजिन पे होगा और हेड एक ऐसे पॉइंट पे होगा P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4 एंड जेड कोऑर्डिनेट 5। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले वाले में ये रहा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा, और दूसरे वाले में जो अभी दिखाई दे रहा है कि अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया रहे तो उसे कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उस वेक्टर का टेल रखेंगे ऑरिजिन पे और हेड एक ऐसे पॉइंट पे रखेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आई का कोफिशिएंट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जे का कोफिशिएंट, एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, के का कोफिशिएंट। अब बच्चों ये एप्लीकेशंस है, इस पे कई क्वेश्चंस भी हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन 1 4i, क्वेश्चन बी -6j, सी 5k, डी आई प्लस जे, ई जे प्लस √3k, एफ आई √3i प्लस के, और ये जी आई प्लस जे प्लस 2। बच्चों ये मैंने प्रयास किया कि मैक्सिमम टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमें आगे चल के दिखेंगे, तो उस सारे टाइप को कवर करने का प्रयास किया है। ये सारे वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने।
अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए से सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वेक्टर कितना है, इसका नाम सपोज पी दे दिया, सपोज पी इक्वल टू 4i। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 4i, 4 बाहर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 4 इंटू 1, 4 यूनिट। और डायरेक्शन किधर होगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि इस वेक्टर में आई कैप लिखा हुआ है, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कारण जो आई कैप है ना, यूनिट वेक्टर, सिंगल यूनिट वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर में, तो यूनिट आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, इसलिए हमने पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 ले लिया और डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड बी। बी क्वेश्चन क्या था बच्चों, -6j कैप। तो इस वेक्टर का नाम सपोज क्यू दे दिया, क्यू इक्वल टू -6j कैप दे दिया। इसको लिख सकते हो 6 इंटू -j कैप। तो वैसे देख करके ही पता चल रहा है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 6 होगा और डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। बाय द वे इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मॉड ले लो, -6j कैप, -6 का मैग्नीट्यूड +6 हो गया, जे कैप का मॉड आ गया 6 हो गया, 6 यूनिट। और डायरेक्शन किधर है, -j कैप है ना, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, 5k कैप। तो इसका नाम सपोज आर वेक्टर ले लिया, आर इक्वल टू 5k कैप हो गया। तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ 5k कैप, 5 बाहर मॉड के साइन, k कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 5 यूनिट आ गया। और डायरेक्शन किधर आ गया, सिंगल वेक्टर है इसमें k कैप लिखा हुआ है, डायरेक्शंस इसका मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो जो सिंगल वेक्टर है जिसमें आइदर प्योर आई है और प्योर जे है और प्योर के है, मिक्स नहीं है, आइदर आई है और जे और के है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसको मैंने आपको शो किया। अब अगला जो क्वेश्चन हमें दिखने को मिलेगा वो है, एक मिनट बच्चों, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा, आई प्लस जे। इस पे आते हैं बच्चों। सपोज करो एक वेक्टर मैंने नाम दे दिया पी, पी इक्वल टू आई प्लस जे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो इस वेक्टर को आप प्लॉट कर सकते हो किस प्लेन में, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड या स्पेस में। इसको कैसे पहचानेंगे, तो अगर कोई वेक्टर है जिसमें या तो आई जे दिखे या जे के दिखे या आई के दिखे, तो मतलब 3 यूनिट वेक्टर में से केवल कोई 2 यूनिट वेक्टर दिखे उस एक्सप्रेशन में, तो वो वेक्टर एक प्लेन में होगा। अब जैसे यहाँ पे आई और जे दिख रहा है, तो आई यूनिट वेक्टर किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे यूनिट वेक्टर किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा। इस वेक्टर को जरा प्लॉट कर लेते हैं, ये एक्स है, वाई है। सपोज करो पी वेक्टर को मैं दिखाना है तो पी का टेल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 0 0 पे, और हेड एक ऐसे पॉइंट पे लेता हूँ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, ये रहा। तो ये वेक्टर पी कितना हो जाएगा, 1 - 0 इंटू आई, आई कैप, 1 - 0 इंटू जे, जे कैप। अब इस बच्चों ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 1 और इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ i प्लस जे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट दैट इज 1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड √2 हो गया। ये तो वैसे भी आ गया फॉर्मूला से। दूसरा एक्चुअल में देखा जाए तो ये वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये जो लेंथ है ये वेक्टर p का मैग्नीट्यूड होगा। अब ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है ना, तो ये y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, तो ये लेंथ ऑफ कोर्स √2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, या मैग्नीट्यूड वेक्टर वाले फॉर्मूला से भी √2 आ रहा है। अब डायरेक्शन की बात करें तो ये वेक्टर p है, इसका डायरेक्शन मान लो अल्फा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ,
तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर 1 अपन बेस 1, तो tan अल्फा tan 45, तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। एक चीज आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये डायरेक्टली कैसे रख दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर मैं i प्लस जे को पोजीशन वेक्टर ले लूँ, मान लो पोजीशन वेक्टर का नाम p है, तो उस वेक्टर का टेल ओरिजिन पे रखेंगे, और जो हेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, i का कोफिशिएंट एंड j का कोफिशिएंट। तो i का कोफिशिएंट यहाँ 1 है ना, और j का कोफिशिएंट का 1 है, तो वेक्टर का टेल ओरिजिन पे और हेड एक ऐसे पॉइंट पे जो 1 1 हो, तो ऑब्वियसली बात है इसको वेक्टर लिख सकते हो ना, क्योंकि किसी वेक्टर का टेल और हेड का कोऑर्डिनेट दिया है, तो वेक्टर लिखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से 1 माइनस 0 इंटू आई, 1 माइनस 0 इंटू जे। तो वेक्टर समझ में आ गया, वेक्टर कैसे लिखते हैं। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा दो, और डायरेक्शन क्या होगा, इस पिक्चर से डायरेक्शन आएगा tan अल्फा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, दैट इज 45। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सपोज करो क्यू वेक्टर ले लिया, j प्लस रूट 3 के ऐसे ले लिया। अब ये सोचो कि इसमें केवल 2 ही यूनिट वेक्टर दिख रहा है एक्सप्रेशन में, जे एंड के, तो किस प्लेन में वेक्टर होगा, y z प्लेन में होगा। अब उसको लिखेंगे कैसे, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे y एक्सिस ले लेता हूं, यहाँ पे z एक्सिस ले लेता हूं। अब एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल ऑरिजिन पे और हेड का जो y कोऑर्डिनेट 1 और z कोऑर्डिनेट कितना, रूट 3, ये रूट 3 आ गया, ये 1 आ गया, बट ये z कोऑर्डिनेट है, देख लो अपना ड्रॉ करके, रूट 3 आ गया, ये 1। तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, j प्लस रूट 3 के का मैग्नीट्यूड, j का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 यूनिट। और डायरेक्शन कैसे होगा, मान लो अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर एक्स वाई एक्सिस के साथ, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस tan अल्फा tan 60 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री। तो बच्चों ये जो वेक्टर मैंने j प्लस रूट 3 के लिखा, इस वेक्टर को देख करके कैसे पता चलेगा कि ये एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड या एक्स जेड प्लेन में है, बता दिया कि इसमें j और k है, j मींस y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, k मींस z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर किस तरह होगा, y z प्लेन में होगा। अब इस वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर मान लूं, तो उसको दिखाऊंगा कैसे, ये जो वेक्टर का टेल ओरिजिन पे और हेड उस पॉइंट पे जिसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, j का कोफिशिएंट 1 है, और जो z कोऑर्डिनेट है वो k का कोफिशिएंट रूट 3 है। अब बच्चों उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके सामने। एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, सपोज एक r वेक्टर था, ये रूट 3 i प्लस के, जैसे साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो वेक्टर है ये x और z प्लेन में है। इसको कैसे दिखाएंगे, ये x ले लिया ऐसे और z ले लिया, एक वेक्टर का टेल ओरिजिन पे और हेड एक ऐसे पॉइंट पे जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, i का कोफिशिएंट रूट 3 और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, k का कोफिशिएंट 1, फिर वेक्टर आ गया बच्चों, इसका नाम मैंने r दे दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ से, ये आपका x कोऑर्डिनेट रूट 3 और y कोऑर्डिनेट 1, ये एंगल अल्फा ले लो। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट 3 i प्लस के कैप अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 4 2 यूनिट। और डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा 1 बाई रूट 3 tan अल्फा इक्वल टू tan 30 अल्फा इक्वल टू 30। इसका मतलब जो वेक्टर r है या रूट 3i प्लस के वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो बच्चों इस वेक्टर का पूरा आइडिया लग गया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर एक लाइन के लॉन्ग होगा या प्लेन के लॉन्ग होगा या स्पेस में होगा, सारा क्राइटेरिया बता दिया। अगर वेक्टर में केवल i j और k है तो समझो कि x या x डैश, y या y डैश या z डैश के लॉन्ग होगा। अगर किसी वेक्टर में i j है मतलब एक्स वाई प्लेन, j और k का एक्सप्रेशन है दिख रहा है मतलब y z प्लेन,
आई और के का एक्सप्रेशन दिख रहा है, मतलब एक्जेक्ट प्लेन में वेक्टर होगा। तो उस प्लेन में वेक्टर को कैसे प्लॉट करेंगे वो मैंने बता दिया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये सारा हो गया। अब लास्ट जो वेक्टर था वो क्या था, एक बार देख लेते हैं बच्चों। लास्ट वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k। अब इस वेक्टर को देखते हैं बच्चों, ये वेक्टर कैसे आएगा। मान लो कोई वेक्टर p है, ये वैल्यू दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2k। ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है बाकी उससे डिफरेंट है। किस मामले में कि बाकी वेक्टर में या तो प्योर आई जे और के दिखाई दे रहा था, या आई जे के और आई के यूनिट वेक्टर दिख रहा था, दो दो का पेयर। लेकिन इसमें तीनों यूनिट वेक्टर दिखाई दे रहा है, आई जे और के। मतलब ये वेक्टर जो है बेसिकली स्पेस में है। स्पेस में कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे वाई एक्सिस लेना होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसे मान लो ये वेक्टर स्पेस में ये पॉइंट पी है, पी का ये एक वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे है और हेड पॉइंट पी पे है। तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आई का कोफिशिएंट 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जे का कोफिशिएंट 1, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, के का कोफिशिएंट 2। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि जो ओपी वेक्टर होगा वही क्या होगा, आई प्लस जे प्लस 2k। मैंने पिछले सीरीज में डिस्कस किया था कि स्पेस में कोई वेक्टर हो तो उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए एक सिंगल एंगल सफिशिएंट नहीं है, उसमें हमें 3 सेट ऑफ एंगल लेना होता है। ये वेक्टर जो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाए वो अल्फा हो गया, ये वेक्टर वाई के साथ जो एंगल बनाए वो बीटा हो गया, और जो जेड के साथ एंगल बनाए वो गामा हो गया। तो कॉस अल्फा कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आई का जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन मॉड ऑफ पी। अब मॉड ऑफ पी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देख लो, मॉड आई प्लस जे प्लस 2k, ये हो जाएगा अंडर रूट 1² प्लस 1² प्लस 2², ये √6 हो। तो कॉस अल्फा कितना हो गया, 1/√6। सिमिलरली कॉस बीटा कैसे लिखेंगे, जो जे का कॉफिशिएंट है, यहाँ कितना है जे का कॉफिशिएंट 1/mod p 1/√6। और कॉस गामा कैसे लिखेंगे, के का कॉफिशिएंट 2/mod p, दैट इज 2/√6। hence direction cosine of vector, hence direction cosine of vector p I plus j plus 2k is कितना 1/√6, 1/√6 and 2/√6। ये तो ये वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k का डायरेक्शन आया, कॉस अल्फा 1/√6, कॉस बीटा 1/√6 एंड कॉस गामा 2/√6। तो अगर स्पेस में वेक्टर हो तो इस तरह से आप डायरेक्शन लिखेंगे, और ये जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला जो कि बहुत ही आसान है, वैसे आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया एक बार फाइनली, वो था कि किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं प्लेन में, एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग, और स्पेस में कैसे लिखते हैं, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार मैं स्पेस वाले को मैं दोबारा से एक बार फॉर्मूला के तौर पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों। अगर मान लो कोई भी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू सपोज xi प्लस yj प्लस zk हो, तो उसको दिखाएंगे कैसे स्पेस में, x y और z ले लिया, ये कोई पॉइंट p ले लिया, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, z कोऑर्डिनेट z है। ये जो वेक्टर OP हो गया ये स्पेस का वेक्टर हो गया, जिसका वैल्यू कितना हुआ xi प्लस yj प्लस zk। कैसे पता चला, क्योंकि हेड का जो कोऑर्डिनेट है x y z और टेल का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो वेक्टर लिख सकते हो ना, x - 0 इंटू आई, वाई - 0 इंटू जे, जेड - 0 इंटू के।
तो ये वेक्टर ओपी एक्स के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ, इसे वाई ले लेते हैं बच्चों और इसे जेड ले लेते हैं, तो वाई के साथ अगर बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, तो मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड डायरेक्शन ऑफ आर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ आर दैट इज कॉस अल्फा एक्स अपॉन मॉड आर कॉस बीटा वाई अपॉन मॉड आर एंड कॉस गामा जेड अपॉन मॉड आर, जहाँ एक्स क्या है, आई का कोफिशिएंट, वाई क्या है, जे का कोफिशिएंट, और जेड क्या है, के का कोफिशिएंट। तो बच्चों स्पेस में जो कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर विजुलाइज करने में कईयों को दिक्कत आती है, आपको भी कईयों को आ सकता है, तो उसके लिए बढ़िया तरीका है कि आप फॉर्मूला के थ्रू ऐसा आप मान लो कि स्पेस में अगर वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है और मैग्नीट्यूड दिखाना है तो ऐसे आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टू और मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, कब, जब वे सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कंडीशन नंबर 1, वेक्टर शुड बी ऑफ सेम नेचर। वेक्टर जो होना चाहिए सेम नेचर का होने का मतलब, फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हो। फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी डिफरेंट नेचर के हैं, बट फोर्स और फोर्स तो सेम नेचर के ऐड कर लिया, वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ ऐड कर लिया, सेम नेचर के हैं, और एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को भी सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, फर्स्ट, वेक्टर्स मस्ट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एक्शन अगर फोर्स है तो रिएक्शन भी फोर्स होता है, सेम नेचर का है। बट न्यूटन थर्ड लॉ का सेकंड पैराग्राफ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास m1 है, ये कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों का कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 2/1, और m2 ने m1 पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1/2। अगर मैं एक को एक्शन ले लूं तो दूसरा रिएक्शन है। क्या एक्शन को रिएक्शन के साथ मैं ऐड कर सकता हूं? तो एक्शन जो फोर्स वेक्टर है, रिएक्शन भी फोर्स बेसिकली वेक्टर है, तो दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है। पहला कंडीशन कि क्या उनका नेचर सेम है, यस, रिएक्शन भी फोर्स है एक्शन भी फोर्स है, पहले कंडीशन को तो सेटिस्फाई हो गए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कि क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ का सेकंड पैराग्राफ सोचो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, डायग्राम में भी टू डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। F21 जो है M2 पे लग रहा है और F12 M1 पे लग रहा है। इन दोनों फोर्स को मैं ऐड तब कर सकता था ना जब वो सेम ऑब्जेक्ट या सेम बॉडी पे काम करते, एक्ट करते। ये तो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, इसलिए एक्शन को रिएक्शन के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन के सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और वो कंडीशन क्या है, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, वो सारे के सारे एक ही बॉडी और पॉइंट पे एक्ट होना चाहिए। चलिए अगला जो है कि वेक्टर एडिशन के रूल्स क्या क्या होते हैं। रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें सबसे पहला है ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल रूल्स। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। थर्ड पॉलीगन लॉ। थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स है वेक्टर एडिशन के।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, सपोज एक वेक्टर आपको P गिवन है और इसको ऐड करना है किसी दूसरे वेक्टर Q के साथ। तो कैसे ऐड करोगे? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप क्या होगा? प्लॉट द फर्स्ट वेक्टर P प्लॉट कर दिया ऐसे ही। फिर अगला स्टेप क्या होगा? जो Q वेक्टर है ना, उसका टेल P के हेड पे रखिए। ये देखिए, ये वेक्टर Q हो गया बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल दिखाई दे रहा है, इसका डायरेक्शन इक्वल है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जब भी आप ट्रायंगल लॉ को यूज कर रहे हो वेक्टर एडिशन करने के लिए, तो ये जितना मैग्नीट्यूड है ना P का, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन P यहाँ पे होना चाहिए। लेटरली शिफ्ट कर रहे हो ना, एक वेक्टर को लेटरल शिफ्ट करते हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर चेंज नहीं होता, वेक्टर सेम बना रहता है। इसलिए लेटरली शिफ्ट किया P यहाँ पे, Q को यहाँ लेटरली शिफ्ट कर दिया और इस तरह से शिफ्ट कर दिया कि Q का जो टेल है वो P के हेड पे आ जाए। तो P का जो फर्स्ट वेक्टर है का फ्री टेल और Q जो सेकंड वेक्टर है का फ्री हेड को ज्वाइन करोगे तो ये कौन सा वेक्टर आएगा? ये P वेक्टर और Q वेक्टर का सम आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर P एंड Q। एक बार मैं फिर से रिकैप कर लूं कि आपको दो वेक्टर P एंड Q गिवन है और इसको ऐड करना है। पहला स्टेप क्या होगा? प्लॉट द फर्स्ट वेक्टर here। दूसरा स्टेप क्या होगा? पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इस सेकंड वेक्टर का टेल हेड की फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख दिया। फिर जो फर्स्ट वेक्टर का फ्री टेल और सेकंड वेक्टर का फ्री हेड वो एक वेक्टर के थ्रू ज्वाइन करोगे, वो P और Q दोनों का सम वेक्टर देगा। सम वेक्टर को हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। वैसे रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है ब्रीफ में बता दूं कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं, लगते हैं, तो वो मिलकर के सर्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हर वेक्टर का अपना इफेक्ट होता है। जैसे फोर्स का इफेक्ट एक्सेलरेशन है, ऐसे ही मैं यहां समझाना चाहूंगा कि P एंड Q जो वेक्टर्स है ये दोनों मिल करके किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं, तो वो जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साथ, सिंगल वेक्टर क्या लें कि वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि P और Q ने दोनों ने मिलकर किया। तो ये जो सिंगल वेक्टर है उस दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। रिजल्टेंट का जो प्रैक्टिकल मतलब है कि मान लो एक ब्लॉक है, एक फोर्स मैंने F1 3 न्यूटन इधर लगा दिया, एक फोर्स F2 इधर 4 न्यूटन लगा दिया। मास सपोज करो 5 किलोग्राम। तो ये दोनों मिलकर के 3 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, 4 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, दोनों मिलकर के जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना कि F1 F2 का जो रिजल्टेंट है। अब कैसे रिजल्टेंट आएगा? F1 के हेड पे F2 का टेल रख दिया, ये F2 हो गया। तो F1 का फ्री टेल और F2 का फ्री हेड को ज्वाइन करोगे, ये रिजल्टेंट फोर्स F हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है वो उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अकेला जितना कि F1 और F2 दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। तो दोनों ने मिलकर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया? मान लो A = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स F भी कितना प्रोड्यूस करेगा? A = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन। मतलब F1 F2 दोनों मिलकर के जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल फोर्स क्या लिया जाए दोनों के बिहाफ में जिससे कि वो अकेला उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे जितना कि दोनों ने मिलकर किया है। तो ये जो सिंगल फोर्स होगा उस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो मैंने यहाँ रिजल्टेंट दिखा दिया। अब मैं एक टेक्निकल बात और डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज करो मैं एक ऐसे ट्रायंगल लिख दी। अब इस ट्रायंगल का नेम सपोज प्रोवाइड किया, मान लो ए दे दिया, इसका नाम, इसका बी, इसका नाम सी, इसका नाम ए बी रखा, इसका बी सी और इसका ए सी रखा।
अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाले ट्रायंगल में? तो आप सबसे पहले ए बी को ध्यान से देखिए। ए बी का जो टेल है उसके साथ ए सी का टेल अटैच है, बट ए बी के हेड से जो बी सी का टेल अटैच है। मतलब ए बी के बारे में ये पॉइंट है कि ए बी का टेल तो टेल से अटैच है, बट ए बी का जो हेड है वो हेड से अटैच नहीं है। ए बी का हेड बी सी का टेल से अटैच है। उसी तरह से मैं बी सी की बात करूं तो बी सी का हेड हेड से अटैच है, बट बी सी का टेल ए बी के टेल से अटैच नहीं है। लेकिन ए सी इस मामले में यूनिक है कि ए सी एक ऐसा वेक्टर है जिसका हेड दूसरे वेक्टर, फॉर एग्जांपल ए सी का हेड बी सी के हेड से अटैच है और ए सी का टेल ए बी के टेल से अटैच है। तो ए सी क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ। रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से अटैच होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड से अटैच होता है। तो जिस वेक्टर का ट्रायंगल में जिस वेक्टर का टेल टेल से अटैच हो और हेड हेड से अटैच हो ना, समझ लो कि वो रिजल्टेंट है। यहाँ पे ए सी क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि इसका हेड बी सी के हेड से अटैच है, उसका टेल ए बी के टेल से अटैच है। बाकी दो वेक्टर में ऐसा नहीं है। तो हमने सबसे पहले जब भी कोई ट्रायंगल दिया रहे तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रिजल्टेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारा रिजल्टेंट आइडेंटिफाई हो गया ए सी। अब रिजल्टेंट के टेल से अटैच वेक्टर क्या नाम है उसका? ए बी, ये फर्स्ट वेक्टर होगा। और रिजल्टेंट के हेड से अटैच वेक्टर ये सेकेंड वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर हो गया। ये ट्रायंगल हमने लिख दिया। अब बच्चों आगे चल के एक क्वेश्चन देता हूं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डी इसका क्या है? मीडियन है। तो दो भागों में डिवाइड करता है। एक वेक्टर ए बी ले लिया, एक वेक्टर ए डी ले लिया और एक वेक्टर ए सी ले लिया। ट्रायंगल लॉ का यूज करके प्रूव करो, प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हो तो मैं मान के चलूंगा कि आपको ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल अप्लाई करना आ गया। और किसी भी ट्रायंगल में अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं तो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा, कौन सा फर्स्ट वेक्टर होगा, कौन सा सेकंड वेक्टर होगा, वो अप्लाई करना आ गया। चलो ये आपके लिए, इस पर मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं किसी नेक्स्ट वेक्टर में आपको इसको सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर नेक्स्ट सीरीज होगा जो वीडियो का, उसमें मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शंस पे बेस्ड वीडियो लेके आऊंगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे करेंगे। थैंक यू।